नमस्कार। आज मैं पिथौरागढ़ आया हूँ और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता श्री काशी सिंह ऐरी जी के आवास पर उनसे मुलाकात करने आया हूँ और मैं जानने आया हूँ कि जो हमारे सीमांत तहसील धारचूला जो तिब्बत और चीन तिब्बत तिब्बत और नेपाल भारत सीमा पर स्थित है और ये काला पानी मुद्दा जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, इसके बारे में एक अनुभवी और बुद्धिजीवी नेता श्री काशी सिंह ऐरी जी से इस बारे में बातचीत करने और इसका जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। तो आपसे सीधी बात कराते हैं श्री काशी सिंह ऐरी जी की। जी नमस्कार सर। नमस्ते। आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो काला पानी है, जो हमारे सीमांत तहसील धारचूला में काला पानी क्षेत्र है जो आज सुर्खियों में है और बहुत ही गर्म मुद्दा बना हुआ है नेपाल और भारत के लिए, तो ये मुद्दा जब 200 साल पुराना है तो इस ये अभी तक क्यों नहीं सुलझा? हाँ, सही सवाल किया है। वो 200 साल 1816 में सुगौली संधि हुई थी। जी। यहाँ गोरखा शासन था कुमाऊं गढ़वाल में और हिमाचल तक में। और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में लड़ाई हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ये ब्रिटिशर्स के बीच और नेपाल या उसके बीच में नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल या गोरखाओं के बीच की संधि है। अच्छा। पहली बात तो ये है कि इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा उसमें मैं इसको मैं नहीं मानता हूँ। उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं जिस पर अभी कभी चर्चा करेंगे। तो ये 200 साल पुरानी जो संधि है, ये आज 200 साल होने के बाद बीच में मैं थोड़ा सा याद आता है जब मैं विधायक था और एनएचपीसी का एक प्रोजेक्ट बना था शारदा टनकपुर में। तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन जो नेपाल की थी उसमें रिजर्वॉयर चला गया था शारदा डैम का। जी। तो उसमें थोड़ा विवाद हुआ था और उसमें फिर दोनों देशों के लोग मिले और ये तय हुआ कि नेपाल को उसके एवज में कुछ अतिरिक्त पानी और अतिरिक्त बिजली दे दी जाएगी। तो मामला शांत हो गया। तो इन दोनों देशों के बीच में ऐसी चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि तलवारें तन जाएं और सब कुछ बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं है। अब ये जहाँ तक ये काला पानी क्षेत्र का सवाल है, काला पानी, अब ये इसके मूल में क्या है कि जो सुगौली संधि के बारे में नेपाल के लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो डिमार्केटिंग जो नदी है, काली नदी, या नीचे आके उसको नेपाल महाकाली कहता है, हम काली कहते हैं। जी। तो वो कहते हैं कि वो लिम्पियाधुरा से आने वाली धारा है। वो हमारे यहाँ उसको कुटी यांगती कहते हैं। वो कुटी से लिम्पियाधुरा से आती है, कुटी से होके वो इधर आपका नपलचू और गुंजी के बीच में वो नदी बहती है। तो वो कहते हैं कि वो नदी है डिमार्केटिंग जो सुगौली संधि में था। और हमारा सीधा सीधा ये कहना भारत का जो पक्ष है वो ये है कि काला पानी से निकलने वाली नदी काली नदी है। अब काला पानी क्यों कहते हैं इसको, कि वो धारा जो है वो वहाँ जो पर्वत वो है वो काला है और वहाँ से जब पानी निकलता है तो वो काला ही दिखाई देता है नदी उस रॉक की वजह से, उस पहाड़ की वजह से, तो उसको काला पानी कहते हैं। और वहाँ से निकली हुई नदी काली नदी हो गई। तो उसी को हम डिमार्केटिंग रिवर कहते हैं। तो अब इसमें पहला सवाल तो ये है कि 200 साल पुरानी ये संधि है, वो संधि भी ब्रिटिशर्स के और इंडिया के बीच में नहीं है। वो संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में है, गोरखास के बीच में है। तो खैर उसकी वैलिडिटी और वो दूसरी बात है, लेकिन 200 साल तक न नेपाल की ओर से ऐसी कोई बात आई। मैंने कहा कि बीच में जो मैंने जिक्र किया टनकपुर का, शारदा बैराज का, बनबसा का, तो उसमें ये बातें उठी थी। और अन्यथा तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये क्षेत्र को लेके नेपाल में बहुत बड़ी बेचैनी पैदा हो गई हो या
हिंदुस्तान को बहुत बड़ा कुछ वो करना पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये अचानक पैदा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हमारे देश के लोगों को भी, हमारे देश के नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए कि हम एक छोटा भाई है करके कि जैसा कह रहा कोई बात नहीं, उसको निपट लेंगे, इस दृष्टिकोण से ये काम चलेगा नहीं। बिल्कुल। कोई समस्या है, उनको ये लगता है कि ये गलत हुआ है, तो उसका समाधान हमको निकालना चाहिए, बताना चाहिए कि बात फैक्ट क्या है, और अगर उसकी कोई दिक्कतें हैं, कोई वो चीज़ें हैं, तो उसका समाधान हमको निकालना चाहिए। हमको बिग बॉस की तरह नहीं, बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह इसका समाधान निकालना चाहिए। और ये टालने से ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं होती हैं। इससे बद इंतजामी उसकी बदमज़गी पैदा होती है और लोगों में गलत संदेश जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि ये विवाद बहुत बड़ा नहीं है, और बहुत बड़ी बात होती तो 200 साल तक इसको कोई ना कोई तो उठाता। राजशाही थी, उसमें कांग्रेस की सरकारें भी आई, राष्ट्रीय पंचायत की सरकारें बनी, तमाम सारी चीज़ें उथल पुथल हुए, तो क्यों नहीं उन दिनों ये सारी बातें आई। हाँ, कुछ माओवादी कम्युनिज्म विचारधारा के लोग ये उठाते रहे हैं, और आज मैं समझता हूँ कि वहाँ कम्युनिस्ट लोग शासन में हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी उनको थोड़ा लगा होगा कि हमारी सरकार है, हमारी विचारधारा की सरकार है, तो हम इस मुद्दे को उठाएं। ये उनके पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात हो सकती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात मुझे ये जैसा लगता है ये हो सकता है। और मुझे एक अखबार में पढ़ने को मिला इसी दौरान कि कुछ लोग वहाँ प्रदर्शन करने गए थे क्षेत्र में, नेपाल क्षेत्र में, भारत के विरोध में। तो वहाँ के गांव वालों ने उनका विरोध कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई क्यों इस तरह के माहौल आप ख़राब कर रहे हैं, हमारे तो रोटी बेटी का नाता है, हमारा परंपरा है, हमारी संस्कृति एक है, धर्म एक है, सब कुछ एक है, तो इसको इस तरह के विवाद क्यों पैदा करते हो। क्योंकि उन्होंने जी बिल्कुल, उन छांगरू के गांव वालों ने प्रदर्शनकारियों को वापस किया। जी। तो ये एक स्थिति है, ये अंडरस्टैंडिंग है पीपल ऑफ नेपाल और पीपल ऑफ इंडिया के बीच में। मैं इसमें एक उदाहरण ये देना चाहूँगा कि हम लोग जो इसमें डैम बन रहा है, पंचेश्वर डैम, उसका विरोध कर रहे हैं, यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा। उस विरोध के हमारे अपने कारण हैं। उस विरोध के पीछे की कहानियाँ टेहरी डैम की विफलता है, उसके विस्थापितों की बदइंतजामी है, उनकी बदहाली है, और भी तमाम सारे जो बड़े बड़े डैम हैं उनसे आज क्या हासिल हमको है। अब ये दुनिया में ये बात तय हो गई है कि बड़े डैम कोई नहीं बना रहा है जी। और जो बड़े बड़े डैम बने हैं उनकी जनरेशन कैपेसिटी कम हो गई है, तो उनको वो ख़त्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और हम ये पंचेश्वर जैसा बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं। तो ये कुछ और भी बातें जिनके कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारी भावना क्या है नेपाल के लिए। अच्छा। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं स्वर्गीय डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया जी, और वो बड़े बुद्धिजीवी भी थे, वो प्रशासनिक अधिकारी तो थे ही थे। तो एक बार मेरी उनके घर में ही डिस्कशन हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग पंचेश्वर डैम का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उनको सारे कारण बताए, लेकिन उन्होंने अपना कंसर्न, अपनी चिंता जाहिर की कि भाई अगर आप ये बांध नहीं बनेगा तो पश्चिमी नेपाल का विकास नहीं हो सकता है। अच्छा। तो उनकी देखिए, उनकी सोच ये थी, उनकी चिंता ये थी कि पश्चिमी नेपाल का विकास होना है तो पंचेश्वर डैम बनना चाहिए। जी। ये भारत के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध नौकरशाह और एक बुद्धिजीवी की धारणा बता रहा हूँ और उनकी चिंता बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ से ऐसी बात नहीं है कि नेपाल का हम बुरा चाहेंगे, नेपाल को हम दबाना चाहेंगे। राजनीतिक स्तर पर गलतियाँ हो सकती हैं, ये हुई हैं, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ, और बहुत गलतियाँ हुई हैं भारत की ओर से। भारत के नेतृत्व ने नेपाल के छोटे छोटी चीज़ों को संभालने में, उनको सुलझाने में गलतियाँ की होंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज मोटे तौर पर दोनों देशों की जनता के बीच में
कोई ऐसी बातें नहीं है। थोड़ा बहुत जो काठमांडू की लॉबी है, काठमांडू में जो लोग रहते हैं, जो बाहर के देशों के प्रोपेगेंडे से प्रभावित होते हैं, उन लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया जा सकता है, भड़काया गया होगा, लेकिन बाकी देश के लोगों में कोई ऐसी बात ना इन भारतीयों के दिल में नेपाल के लिए है। मैंने बताया कि कितना कंसर्न रखते हैं हम लोग, जी जी। नेपाल का विकास होना चाहिए, नेपाल के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए करके ना, नेपाल के लोग भारत के प्रति कोई ऐसी बातें रखते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। तो अब ये जो मसला आया है, तो अब ये सीधी सीधी बात ये है कि आया है, उठाया किसने, अपने किन स्वार्थों को लेके, किस राजनीतिक एजेंडे को लेके उठाया, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन उठा है मामला, आया है सामने, तो उसका समाधान करना चाहिए हमको। और इंडियन लीडरशिप को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए, और नेपाल की जो आपत्तियां हैं उनका समाधान, उनको एड्रेस करते हुए इसका समाधान करना चाहिए। किसी औरों को इस मुद्दे को आग लगाने की का चांस या अवसर नहीं देना चाहिए। अच्छा। और इसी तरह से नेपाल के लीडरशिप को भी चाहिए कि उनको ये जो हमारी ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक एकता है जी। वो तो किसी और देश से तो मिल नहीं सकती है जितना नेपाल और भारत की है। तो नेपाल के लोगों को भी नेपाल की लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को भारत के साथ इस तरह की जो बार्गेनिंग है नहीं करनी चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। मुझे खुशी है कि नेपाल के किसी मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा था, उसने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत से ही मामला सुलझेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि न तो भारत के लोगों का नेपाल के प्रति कोई दुराव है, न नेपाल के लोगों का भारत के प्रति दुराव है। ये वो राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग यही सारी मसले उठाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और नेपाल की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी बहुत अच्छी तरीके से इसका समाधान करना चाहिए। लेना देना कुछ नहीं है, केवल एक बात है, और उनको समझाना है और हमको समझना है, या हमको समझना है, उन्होंने समझाना है। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, मैं इसको ज़्यादा तूल देना नहीं चाहिए। और सामरिक दृष्टि से देखें तो काला पानी की क्या महत्ता है, चाहे चीन के लिए हो, नेपाल के लिए हो, या हमारे देश के लिए हो? देखिए, सामरिक महत्व तो उस क्षेत्र का है। ये देखो, जैसे डोकलाम में क्या हुआ। डोकलाम 3 देशों के बीच की सीमा है, भूटान, इंडिया और चाइना के बीच की बात है। उसी तरह से ये 3 देशों का, नेपाल, तिब्बत, जो कि अभी चाइना के कब्जे में है, तो तिब्बत नेपाल और भारत की सीमा बनाता है वो। तो उसका सामरिक महत्व तो चाइना के लिए है, इंडिया के लिए। नेपाल के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि चाइना जिस तरह से हिंदुस्तान के सीमाओं को देख रहा है, उसके लिए महत्व है। भारत को किस तरह से सतर्क रहना चाहिए चाइना के विचारों को, चाइना की नीयत को लेके, उसको लेके भारत के लिए वो काला पानी का महत्व है। और नेपाल के लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि उस क्षेत्र का, वो नेपाल में अगर माना चला जाता, नेपाल में होता, तब भी क्या फ़र्क पड़ना है, और अभी नहीं है तो तब भी क्या फ़र्क पड़ना है। तो ये चाइना और भारत का कंसर्न हो सकता है, उनका चिंता का विषय हो सकता है। नेपाल के लिए ये चिंता का विषय नहीं है। अभी हमारे जो विधायक जी हैं और जो हमारे सांसद हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र है, चूँकि हम धारचूला सीमांत धारचूला से वहीं के निवासी हैं, रहवासी हैं, और हमारे क्षेत्र, हमारे तहसील ब्लॉक की ये अंदर की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही ये घटना है, जिस पर अभी लोग, जहाँ वुहान और कोरोना वायरस से बचने की बात करनी चाहिए वहाँ, और ये दुर्भाग्य है कि अभी इस समय कोरोना से बचाव के बजाय काला पानी विषय को लेकर के बीच में आए हैं। तो इस राजनीतिक दृष्टि से हमारे विधायक और सांसदों को इस स्थिति में क्या स्टंट लेना चाहिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे सांसदों को, हमारे क्षेत्रीय विधायकों को, क्षेत्रीय सांसदों को न तो कोई कंसर्न है, न मैं समझता हूँ कि इसको कोई जानकारी भी होगी, और न इसके महत्व को वो समझते होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। अन्यथा इन मसलों पर हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं या क्षेत्रीय सांसद हैं,
उनको अपनी अपनी सरकारों को, अपने अपने लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए था कि ऐसी बातें, गलत बातें ना किए जाएं। उनका भी रोल बनता है, उनको भी ये उनकी भी भूमिका होती है, लेकिन किसी को कोई मतलब है नहीं। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको कोई इस बारे में उनकी कोई चिंता होती तो वो पब्लिकली कहते, पब्लिक में आते, कहते कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किसी का मैंने तो कोई बयान नहीं सुना है और ना पढ़ा है, और उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन भारत सरकार और नेपाल के लिए मैंने जो कहा है, वो सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जो भी विधायक सांसद हैं, ये जो भी ज़रूरी कदम है वो कुछ नहीं उठा रहे पब्लिक को, यानी कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है। तो हमारे क्षेत्र के लोगों का मेरे ऊपर दबाव था कि हमारे विधायक सांसद इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, और सोशल मीडिया में कई चीज़ें बयान हो रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का कोई भी नेता इसमें आगे नहीं आ रहा है और सबकी बोलती बंद है। तो इसमें मैं तो छोटा सा प्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो मैं अपने स्तर से एज ए वॉलंटियर कहें या एज ए छोटा सा प्रतिनिधि, मेरी भूमिका क्या हो सकती है और मुझे क्या कार्य करना चाहिए इस स्थिति में। बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि तुमको लोग पूछ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि तुमको वो इस मामले में जागरूक समझते हैं। सोशल इश्यूज़ पर या पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तुम्हारे आगे पीछे की जो भी तुम्हारी नॉलेज होगी, तुम्हारी जो कमिटमेंट्स होंगे, उनको वो लोग समझते होंगे, इसलिए तुमसे उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ बोलो, इसमें कुछ करो। और जहाँ तक हमारे सांसदों और विधायकों, उनको न उन्होंने कभी सुना है, न बोलते हुए सुना है, तो इसलिए उनसे कोई उम्मीद तो करते नहीं है। अब रहा सवाल तुम्हारा जो दायित्व है या भूमिका क्या हो सकती है, वो ये सिंपल सी बात है कि जो दोनों ओर के लोगों को तुमको ये समझाना चाहिए कि भाई देखो, ये मसला हालांकि राजनीतिक है, पूरे देश का मसला है, लेकिन हम तो अगल बगल रहते हैं, रोटी बेटी का नाता हमारा है। हम लोगों को इस पचड़े में, इस प्रोपेगेंडे पे नहीं पड़ना चाहिए। सरकारों को तय करने दो, हमको कोई भी आपस में इस तरह की बदगुमानी या बदमिजाजी नहीं करनी चाहिए, और ऐसे करने वाले लोगों को हमको का बहिष्कार करना चाहिए। तो ये भूमिका तुम्हारी हो सकती है कि सारी सही परिप्रेक्ष्य में इस इशू को रख के लोगों को, चाहे वो नेपाल के लोग हों चाहे भारत के लोग हों, उनको समझाने की भूमिका तुम्हारी हो सकती है। चूँकि मैंने इसी पिथौरागढ़ से अपने कॉलेज की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हमारे साथ नेपाल के स्टूडेंट भी हमारे डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करते थे। यहाँ तक कि हम ब्लड डोनेशन कैंप तक साथ में आयोजित करते थे। वर्ष 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया, मैं वहाँ पर सक्रिय था, वहाँ काठमांडू में गया, वो काफ़ी टाइम तक काम किया, वहाँ की संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। और उसके बाद उसके बाद वर्ष 2016 में छांगरू गांव है, जहां पर काला पानी के आसपास में, वहां पर रंग कम्युनिटी का एजीएम था। मैं छांगरू भी गया था, वहां पर रुका 2-3 दिन। उसके बाद तिंकर गांव भी गया, जिसका जिक्र हो रहा है। उसके आगे बहुत दूर लास्ट गांव के अंतिम छोर में एक नदी है, उसके पार में नेपाल प्रहरी का पोस्ट है। उन्होंने मुझे लंच में इन्वाइट किया था। मैंने लंच बाकायदा उन्हीं के साथ किया था, तब उनकी बातें सुनता था। तो आया, फिर काला पानी गया, नावी डांग, आदि कैलाश, इस क्षेत्र में गया। और एक साल पहले मैं मानसरोवर के भी दर्शन करने गया था तिब्बत में। तो तकलाकोट जो मार्केट है, वहाँ पर भी गया था। इस क्षेत्र को देखा, इस क्षेत्र का जो भी एक्सपीरियंस देखा, उस हिसाब से जो अभी लगता है हमारे धारचूला वासियों को कि इतना बड़ा मुद्दा है, उन लोगों को क्या अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे धारचूला के लोग हैं और धारचूला के अंदर ये ऐसी घटना हो रही है, तो उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? नहीं, ये बहुत सही कहा कि पढ़ाई में अभी भी लोग पढ़ते होंगे। उन दिनों तो बहुत, हमारे समय में भी नैनीताल में भी हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़ते थे। और हम लोग, मैं जब विधायक था तो तब वहाँ ये क्रांति हुई थी। कौन से साल राजा के खिलाफ भी 85 से बाद की बात है, 89 90। आपका फर्स्ट टर्म कब था विधायक? पहली बार आप कौन से साल? 85 में। अच्छा। तो वहाँ के जो राजशाही के खिलाफ वो था, विद्रोही लोग थे जी, नेपाल के, वो लोग हमारे पास आते थे, हम उनको मदद करते थे। दिल्ली में हम लोगों ने उनकी मदद की है।
और जैसा कि तुमने बताया कि लड़के पढ़ते थे, तुम लोग गए हो, तो कोई ऐसी बात तो तुमको नहीं नहीं लगी नहीं, कि? हम तो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप पर भी यहाँ पर मीटिंग करते थे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अभी भी आगे भी मेरा प्लान है मैं बिल्कुल नेपाल में जाके ब्लड डोनेट करूं, क्योंकि उस दौरान वहाँ नेपाल के काफ़ी सारे युवा अभी भी मेरे से जुड़े हैं बिल्कुल। सोशल मीडिया के थ्रू, वो अभी देख भी रहे हैं कुछ लोग उनमें से। तो तो मेरा ये प्लान भी है कि आगे मैं नेपाल में जाके हम साथ में कुछ युवा जाके वहाँ पे ब्लड डोनेशन और इंडो नेपाल फ्रेंडशिप पर हम लोग काम करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अब मैं जो लोग तुमसे कंसर्न रखते हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे हो काला पानी विवाद पे, तो ये तुम्हारा ये बैकग्राउंड जो है, ये जो तुम लोगों ने काम किए हैं काठमांडू में, वो भूकंप के दौरान के तमाम सारी चीज़ें, तो तब लोगों को उम्मीद भी होती है। तो मैंने कहा कि जनता के स्तर पर भी, जी हमारे स्तर पर, तुम्हारे स्तर पर भी इसका माहौल बनाने की ज़रूरत है कि भाई हम लोग अलग अलग नहीं हैं, एक रोटी बेटी का नाता हमारा है, एक संस्कृति है, एक भाषा है, तमाम सारी चीज़ें हमारी एक हैं। तो इस तरह की जो राजनीतिक एजेंडा को लेके कुछ लोग कोई इश्यू लेके दोनों देशों के बीच में जो विभेद पैदा करते हैं, बदअमनी पैदा करते हैं, उनको रोकना सामाजिक स्तर पर ऐसे प्रयासों की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि तुमने कहा कि आप लोगों ने किया है, तो इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जी ताकि लोगों को समझ आ सके कि हम लोग अलग नहीं हैं। ये राजनीति है जो लोगों को उत्तेजित करती है या बांटती है, लेकिन जो हमारी सामाजिकता है, हमारी मानवता है, हमारा धार्मिक है, सांस्कृतिक है, तो वो तो हमारा एक है। तो ये तो करने की ज़रूरत अभी भी है और आगे करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। जी जी ठीक है, धन्यवाद मित्रों। आज मैं पिथौरागढ़ आके श्री काशी सिंह ऐरी जी से, एक बुद्धिजीवी नेता रहे हैं जो उत्तराखंड के शीर्षक और बहुत पहले के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, उनसे आज मुलाकात की। आप सभी लोगों का प्रेम मिला, आप बहुत सारे लोग, लगभग 100 लोग ऑनलाइन देख रहे थे। आप सभी का धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके से आपके जो सुझाव होंगे आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे फेसबुक मैसेज पर ज़रूर मैसेज कर दीजिए। आगे हमें कैसे काम करना चाहिए या सोसाइटी में जो भी समाज सेवा में जो भी उत्कृष्टता के लिए आपका सुझाव जो भी हो, वो हमेशा आमंत्रित है। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।